2 दिसंबर 1939 दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक ब्रिटिश कार्गो जहाज पर। क्या तुमने जर्मन के बारे में सुना? हाँ, उन्होंने पिछले हफ्ते हमारे दक्षिण में एक और जहाज डुबाया। क्या? हमें स्टारबोर्ड से गोले मारे जा रहे हैं, हमला हो गया। कप्तान को बताओ ये क्या था। ब्रिज पर कप्तान विलियम स्टॉप पहले ही पूरी तरह से सतर्क हैं। उनकी दूरबीन एक खौफनाक नजारा दिखाती है। 16,000 टन का जर्मन राक्षस उनका पीछा कर रहा है। एक क्रूज जितना बड़ा जहाज 11 इंच की बंदूकों जितना युद्धपोत से सजा, एक पॉकेट युद्धपोत। पूरी ताकत। जी सर, आपदा का संदेश भेजो। छोटा जहाज भागने के लिए मुड़ता है, अपने आखिरी पलों में जितनी जानकारी हो सके भेजते हुए। दुश्मन जहाज से मोर्स कोड में एक रोशनी चमकती है। वह हमें प्रसारण बंद करने का आदेश दे रहे हैं। भाड़ में जाएं, संदेश भेजते रहो। पूरे क्षेत्र के जहाजों को बताओ कि वो यहाँ हैं। हाँ सर जी। कप्तान स्टॉप दुश्मनों को क्षितिज पर बढ़ते हुए देखते हैं। जहाज की विशाल 220 mm तोपें सीधे उनकी ओर निशाना साध रही हैं। वो उस प्रोफाइल को पहचानते हैं। वो एडमिरल ग्राफ स्पे है। वो स्पे है। ये संदेश में डालो, पॉकेट युद्धपोत ग्राफ स्पे। हाँ जी सर। वो सारी जानकारी भेजते रहते हैं, मुठभेड़ को आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक एक भयानक युद्धपोत उनके ऊपर न आ जाए। लगातार विरोध खतरनाक हो सकता है। स्टॉप के पास हार मानने के अलावा चारा नहीं है। पावर बंद कर दो, प्रसारण बंद करो, यही अंत है। डोरिक स्टार शांत हो जाता है। जर्मन युद्धपोत पर कप्तान हैंस विल्हेम लेंसडॉर्फ देखते हैं कि उनके आदमी छोटे कार्गो जहाज पर चढ़ रहे हैं। वो चालाक दल को पकड़ते हैं और उन्हें भारी क्रूज पर ले जाते हैं, जहाज को लूटने और उसमें विस्फोटक लगाने की तैयारी से पहले। ये अब एक कुशल प्रक्रिया बन चुकी है। लेंसडॉर्फ इसे सही तरीके से पूरा होते देखकर बहुत खुश है। शाबाश। ऊपरी डेक पर कप्तान स्टॉप को अलग करके ब्रिग में ले जाते हैं। उनके पीछे जबरदस्त धमाके लहरों पर फैलते हैं, जर्मन नाविकों की जयकार के साथ। पर जब कार्गो जहाज गहराई में समा जाता है, हजारों मीलों दूर एक रॉयल नेवी स्क्वाड्रन उनकी आखिरी आवाजें सुनता है। सर, ग्राफ स्पे ने एक और डुबो दिया। कमोडोर हेनरी हार्वर्ड इस नई जानकारी पर विचार करते हैं। अफसरों को बुलाओ। उनकी कमान में है भारी क्रूज एक्स्टर और हल्के क्रूज में एजॉक्स और एल्कलीज। वो दक्षिण अमेरिका के तट पर गश्त कर रहे हैं, जितना हो सके लड़ाई के स्थान से दूर। ग्राफ स्पे महीनों से उनका लक्ष्य रहा है, लेकिन इस प्रसारण से हार्वर्ड को लग रहा है कि वो आखिरकार इसकी तबाही रोक सकते हैं। योजना में बदलाव है। ग्राफ स्पे ने लगभग 1 बजे एक और जहाज डुबा दिया। मुझे शक है कि उनका अगला लक्ष्य दक्षिणी अमेरिका यातायात होगा। हमें तैयार रहना होगा। मैं सहमत हूं सर, पर कहां? मुझे लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, रिवर प्लेट की ओर। रिवर प्लेट की ओर वहां काफी हलचल रहती है। ये बाधा बिंदु है अर्जेंटीना और उरुग्वे की राजधानी की ओर जाने वाले कार्गो जहाज के लिए। वहां कुछ लक्ष्य जरूर होंगे। 16,000 टन का ग्राफ स्पे अपने नए गंतव्य की ओर बढ़ता है, इस बात से अनजान कि वो सीधे हार्वर्ड के जाल में फंस रहे हैं। 15 दिसंबर की सुबह डेरिक स्टार के डूबने के 13 दिन बाद भारी क्रूज एक्स्टर के डेक पर कप्तान फेडरिक सेकरबेल सुबह के कामों की निगरानी कर रहे हैं। स्क्वाड्रन कई दिनों से इस मुहाने की गश्त कर रहे हैं। निगरानी दल पूरी तरह सतर्क है, हार्वर्ड के अंदाजे के सच होने के इंतजार में। इंतजार कठिन रहा। शुरुआती संकेत कहते हैं कि वो आ रहे हैं, पर कई दिनों से कुछ नया नहीं सुना, जब तक कि 3:20 पर धुआं। पिछली तरफ से पहरेदारों ने दुश्मन देखा। सर, हार्वर्ड ने 3:20 पर धुआं देखा। जांच का आदेश है। पुष्टि का बताएं। सैनिक, लड़ाई की ओर एसएपी लोड करो। हाँ जी सर। एक्स्टर पश्चिम में रहस्यमय जहाज की ओर बढ़ता है। धीरे से मस्तूल दिखाई देने लगता है, फिर ऊपरी ढांचा और आखिरकार विशाल तोपे। ये साफ है, जर्मन यहाँ है। वही है,
हार्वर्ड को बताओ हमारे पास पॉकेट युद्ध पोत है। संदेश की पुष्टि 3:20 पर एक पॉकेट युद्ध पोत। एक्स्टर ने दुश्मन देखने की सूचना दी। कई महीने पीछा करने और व्यापारी जहाजों को खाने के बाद आखिरकार आमना सामना होने वाला है। सैनिक युद्ध की ओर 30 डिग्री पर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए एक्स्टर को आदेश दो कि दक्षिण से हमला करें। हम पूर्व से उन्हें घेरेंगे। एजैक्स से एक्स्टर के लिए आदेश, दक्षिण से हमला करें। बाकी बल दूसरी दिशा से वार करेगा। फायरिंग की अनुमति। लेकिन वो तोपें दुगनी भारी गोलियां दागती हैं। एक्स्टर पूरी तरह से कमजोर स्थिति में है, लेकिन बल की रणनीति और संख्यात्मक बढ़त पर भरोसा है। अधिकतम गति, दिशा बनाए रखें। जी सर। कप्तान, आगे धुआं है। आश्चर्य है, पर वो चुनौती स्वीकार करता है। ठीक है, चलो उनसे मिलते हैं। दोनों जहाज आगे बढ़ते हैं। ग्राउस पे रास्ता नहीं बदलता। बेल दूरबीन से देखता है जब दो विशाल तोपें उनकी ओर मुड़ती है और फिर गोली चलाओ। रिवर प्लेट की लड़ाई की पहली गोलियां लहरों के ऊपर से गुजरती हैं। गोले समुद्र से टकराते हैं। एक्स्टर के तोपखाना अफसर लेफ्टिनेंट कमांडर रिचर्ड जेनिंग्स याद करते हैं, कप्तान ने मेरी सराहना की। दुश्मन सामने है। दिशा इन सब से नहीं, बल्कि वो रहा सियर और उस पर गोली चलाओ। एक्स्टर अपनी तोपों से जोरदार हमला करता है। गोले आकाश में उड़ते हैं और वो भी चूक जाते हैं। एक्स्टर पर चीजें पेचीदा होती हैं जब जर्मन युद्धपोत अपना लक्ष्य साधता है। गोले और नजदीक गिर रहे हैं। डेक पर घातक छर्रे बिखरते हैं, लेकिन एक्स्टर भी अपनी दूरी सुधारता है। वो अपनी 8 इंच की तोपें दागते हैं ग्राउस पे के पतवार पर हमला करते हुए, पर कवच नहीं टूटता। जर्मन युद्धपोत के अंदर डेरिक स्टार के कप्तान स्टॉप अपनी कोठरी बंद में है, अकेले और चुपचाप। पटवार से टकराते गोले की गूंज उनके कानों में बजती है। बदले में जर्मन झुंड छोटा ही हमला करते हैं। विशाल गोले कुछ ही दूर जबरदस्त शक्ति से विस्फोट करते हैं। झटके और छर्रे अपनी शक्ति से एक्स्टर के रेडियो को नष्ट कर देते हैं। सर, हमने हार्वर्ड से संपर्क खो दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, आगे बढ़ो। गोले ग्राफ्स पे के डेक पर गिरते हैं, विमान भेदी बंदूकों को नष्ट करते हुए, पर वो दुश्मन को धीमा करने में असफल रहते हैं। बेल अपनी दूरबीन से दुश्मन को देखता है। वो विशाल तोपों को चलते और उनके गोले हवा में उड़ते देखता है। वो कुछ अनंत पलों के लिए रुकता है। बेल के पास प्रतिक्रिया का वक्त नहीं है। हालांकि इससे कुछ नहीं होता, पर वो महसूस करता है निशाना लग गया। भयंकर टक्कर बुर्ज को निकाल देते हैं और छर्रे पुल की ओर उड़ते हैं। टुकड़े पुल की पतली दीवार को भेदते हैं, खराब परिणाम के साथ। बेल खुद को जमीन पर पाता है, घबराया और गिरे साथियों से घिरा हुआ। किसी तरह किस्मत से वो ज्यादातर सुरक्षित है। शोक का समय नहीं है। दृढ़ संकल्प के साथ बेल अपनी पोस्ट पर लौटता है, पर उसे अपने संचार नष्ट मिलते हैं। धत्तरेगी। उसी समय चिकित्सक कर्मचारी अंदर आता है, पर समय नहीं है। वो जल्दी पुल को जोड़ता है और पिछले कंसोल स्टेशन की ओर बढ़ता है। क्या यहाँ संचार है? नहीं सर, हमने उन्हें खो दिया। वो चारों ओर देखता है और पहले दिखे नाविकों को बुलाता है। यहाँ आओ, मेरे पास संचार नहीं है। पोर्ट टोबिटो को कहो कि लॉन्च के लिए तैयार रहे जब दुश्मन नजर आए, और पतवार वाले लोगों को 25 डिग्री मोड़ने को कहो। अज्ञात नाविक सलामी देकर दौड़ जाता है। वो किसी और के लिए भागता है। पुल की ओर लौटते हुए बेल और नाविकों को इकट्ठा करता है, पूरे जहाज के साथ संचार वापस जोड़ते हुए। सुनो, नुकसान नियंत्रण अफसरों से अपडेट मांगो। जाओ जाओ जाओ। तुम मैगजीन को बताओ कि मेरे पास संपर्क नहीं है। अगर कोई आपातकाल हो तो मेरे पास किसी को भेजें, और कोई ऐसा ढूंढे जो पिछले बुर्ज को ये बता सके। ठीक है सर। कुछ ही पलों में दूतों का एक जुट बनता है। अब वो एकमात्र तरीका बनता है कप्तान बेल का जहाज नियंत्रण करने का, पर किसी तरह ये काम करता है। जहाज दाईं ओर घूमता है और टॉर्पीडो हमले के लिए तैयार होता है।
और वो समुद्र में उतर जाते हैं। बाकी 4 तोपें लहरों के ऊपर गूंजते हुए गरजती हैं जब टॉर्पीडो चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हालांकि दूतों ने पूरी कोशिश की, वो कभी भी सही निशाने के लिए उतना तेज नहीं हो सकते और टॉर्पीडो पूरी तरह से चूक जाता है। पर बेल पीछे हटने से इनकार करता है। हमला जारी रखो। बाकी 2 बुर्ज आग बरसाते हैं ग्राफ स्पे के खुले हिस्से पर, मौत और तबाही फैलाते हुए, पर अंदर तक आसार नहीं होता। गोला बारूद लगातार जर्मन युद्धपोत के भारी कवच पर गिरते हैं। या तो वो उछल जाते हैं या वो रुक जाते हैं। आखिरकार किस्मत चमकती है। अंत में एक गोला कवच पर हमला करता है और सीधे निचले डेक पर छेद कर देता है और गहराई में फटकर ईंधन शुद्धिकरण यंत्र को नष्ट कर देता है। कोई आग या बाढ़ नहीं है, पर एक ही झटके में जहाज बर्बाद हो जाता है। अपना विशाल डीजल भंडार शुद्ध करने में असफल, वो अपना ईंधन का इस्तेमाल दिनों से घंटों में ले आए हैं, जो यूरोप लौटने के लिए काफी नहीं है। पर इससे उनकी लड़ाकू क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। एक और गोले की बौछार भारी क्रूज पर गिरती है। एक गोला ए बुर्ज से टकराता है और दूसरा पतवार के आर पार हो जाता है। दूसरा अंदर फटता है और गोला बारूद के टैंक में आग लगा देता है। स्टेशन के बहादुर नाविक आग बुझाने के लिए यंत्र के लिए दौड़ते हैं, इससे पहले कि कोई भयानक आग और विस्फोट फैल सके। ये प्रहार तोपखाना अफसर रिचर्ड जेनिंग्स के आखिरी बुर्ज को शांत कर देता है। तेरी। वो नियंत्रण टावर से निर्देशक की पोजीशन छोड़ने की सोचता है और भीड़ में दौड़ता है एक्स्टर की आखिरी मुख्य तोप तक पहुंचने के लिए। टॉरेट क्रू आश्चर्य में पड़ जाता है। जेनिंग्स बुर्ज के ऊपर चढ़ता है और चिल्लाकर दिशा बताता है। बाईं ओर उनके बुर्ज को निशाना बनाओ। जेनिंग्स दूर स्थित विशाल दुश्मन युद्धपोत को घूरता है जब उसका बुर्ज उसके नीचे निशाना साधता है। हमला। जेनिंग्स पर विशाल तोपों की गैस और गर्मी पड़ती है, पर वो सह लेता है। सही ऊंचाई 100। हमला। इस बीच 2 लाइट क्रूज में कमोडोर हार्वुड बेचैन हो रहे हैं नतीजे न मिलने से। इस दौरान वो दूसरे किनारे पर हमला कर रहे थे ताकि ग्राफ स्पे पर क्रॉस फायर से दबाव डाल सके, पर बिना एक्स्टर से संपर्क के उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका निशाना सही है। और अब वो देख सकते हैं कि एक्स्टर झुक रहा है और उससे धुआं हो रहा है, जबकि ग्राफ स्पे ज्यादा नुकसान में नहीं है। दिल बैठने के साथ सच्चाई सामने आ जाती है, वो कुछ नहीं कर रहे। 285 पर दूरी कम, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। जहाज अपनी फॉर्मेशन तोड़कर एक्स्टर की मदद करने के लिए दौड़ता है। ग्राफ स्पे पर लैंग्सडॉर्फ आते हुए ब्रिटिश जहाजों को देखता है। ये टॉर्पीडो है। पश्चिम में मुड़ो, धुएं की परत तैनात करो। पर एक्स्टर अभी रुका नहीं। 270 की ओर चलो। उनका आखिरी बुर्ज जैसे आदेश देने वाला एक पागल आदमी चला रहा हो। फिर भी वो ग्राफ स्पे का पीछा करते हैं, बची हुई गोलियों से हमला करते और ऊपरी ढांचे पर निशाना लगाते हुए। ग्राफ स्पे अपनी सभी तोपें उनकी ओर मोड़कर हमला करता है। भारी गोले बहुत ही कम अंतर से निशाने से चूक जाते हैं। जेनिंग्स के सामने पानी उछलते हुए, पर वो टस से मस नहीं होता। तुम्हें रेंज मिल गई? वो और हमले के लिए कहता है, पर तोप हिलती नहीं। हमने पावर खो दी, ये घूम नहीं सकती। पानी क्षतिग्रस्त ढांचे के अंदर घुसा और बुर्ज प्रणाली में शॉर्ट सर्किट कर दिया। हमने वाई बुर्ज खो दिया। कप्तान को बताओ। सर, वाई बुर्ज खराब हो गई है। कप्तान बेल गुस्से में है, आंखों में आग लिए। मैं इस कमीनों को कुचल दूंगा। ये हमारा अंत होगा, पर ये उसको भी डुबा देगा। कुचलने का आदेश। दाएं मोड़ो, दाएं। आग में घिरा एक्स्टर बिना किसी चारे के दुश्मन को कुचलने के लिए मुड़ता है, पर तभी गोले की बौछार ग्राफ स्पे को घेरती है। लाइट क्रूज एजैक्स और एक्लीज धुएं की दीवार पार कर चुके हैं और काफी सटीकता से गोलाबारी कर रहे हैं। हार्वुड वहां है। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्हें रेंज मिल गई।
कप्तान लैंगस्टॉफ एक्स्टर को अपने दिमाग से निकालता है जब नए दावेदार ग्राफ्स पे के ऊपरी डेक पर लगातार गोले बरसाते हैं। क्षति और जनहानि बढ़ने के साथ कप्तान लैंगस्टॉफ पीछे हटने का आदेश देता है। गोलाबारी बंद करो, पूरी गति से आगे बढ़ो, दिशा मॉन्टेविडियो की ओर। एजैक्स और एक्लीज अगले 1 घंटे तक जहाज पर हमला करते हैं। जब ग्राफ्स पे तटस्थ जल की ओर बढ़ता है, पर वो बहुत दूर है और हार्वर्ड ने तय किया कि इस जहाज को भागने नहीं देंगे। कितनी गोली बारूद है? सिर्फ 20% सर। हार्वर्ड चौंक जाता है, ये उनकी उम्मीद से काफी कम है। अगर वो आगे बढ़ता रहा तो अगले युद्ध के लिए उनके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमला रोको, पीछे हो और नजर रखो। वो ग्राफ्स पे का पीछा उरुग्वे पोर्ट मॉन्टेविडियो तक करते हैं। वहां डेरिक स्टार के कैदियों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों से रिहा कर दिया जाता है, पर ग्राफ्स पे के लिए समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी। मॉन्टेविडियो में डॉक करने के बाद जल्द ही राजनीति शुरू होती है। ब्रिटिश आसानी से पकड़े जाने वाले संकेत प्रसारित करते हैं जिससे ऐसा लगे कि मदद आ रही है। उनके पास घर लौटने के लिए ईंधन नहीं है, ईंधन यंत्र सही नहीं हो सकता और सख्त आदेश है कि जहाज उरुग्वे में हिरासत में ना जाए। अर्जेंटीना की ओर भागने का एकमात्र चारा है, पर उन्हें विश्वास है कि एक प्रबलित ब्रिटिश बेड़ा रास्ते में खड़ा होगा। मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई चारा है। डुबाने वाले विस्फोटक तैयार करो। 17 दिसंबर को जहाज जिसमें केवल लैंग्सडॉर्फ और 40 अन्य सवार थे उरुग्वे के जल क्षेत्र से बाहर चला गया। ये लैंग्सडॉर्फ के लिए विनाशकारी था। उच्च कमान के ग्राफ्स पे के अंत के लिए पूरी तरह उन्हें दोषी ठहराया गया। लैंग्सडॉर्फ ने लिखा, मैं अकेला ही पेंजर शिप एडमिरल ग्राफ्स पे के खत्म होने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। झंडे के सम्मान पर किसी भी धब्बे के बदले मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। 3 दिन बाद ब्यूनस आयर्स के होटल में उन्होंने अपनी बंदूक ली और अपना वादा निभाया। महान युद्धपोत अगले 2 दिन उथल पुथल पानी में जलता रहा। निर्णायक जीत न होने के बावजूद भी ये लड़ाई ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए एक बड़ी सफलता मानी गई। कॉमोडोर हेनरी हार्वर्ड रियर एडमिरल के लिए पदोन्नत हुए। नेतृत्व के लिए नाइट की उपाधि के साथ कप्तान फ्रेडरिक सेकरबेल को अपने कामों के लिए कोई नौसेना पुरस्कार नहीं मिला, पर उन्हें और एक्स्टर के कई चालक दलों को एक्स्टर शहर के निवासियों द्वारा शाही स्वागत मिला। तोपखाना अफसर रिचर्ड जॉनिंग्स को उनकी बहादुरी के लिए विशिष्ट सेना क्रॉस मिला। फिर उन्होंने अपने खुद के जहाजों की कमान संभाल ली। तीनों व्यक्ति युद्ध से जीवित बच गए।